ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में। और एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान मधुलिका भास्कर, पूर्व जीएम और डायरेक्टर जीआईसी रे। इसके अलावा पूर्व इंटरिम सीएमडी न्यू इंडिया एश्योरेंस और मौजूदा डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। बहुत बहुत स्वागत है मधुलिका जी आज हमारे इंश्योरेंस मंत्र शो में। हमारे स्टूडियोज में आने के लिए आपके पास काफ़ी लंबा अनुभव है। जिस तरह से मैं आपका परिचय पढ़ रहा था, जीआईसी रे के अंदर कुछ वक्त तक आपके पास न्यू इंडिया एश्योरेंस के इंटरिम सीएमडी का भी चार्ज रहा और अभी आप डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। और जिस तरह हमारा आज का मुद्दा है री इंश्योरेंस का, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि री इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस से कितना अलग है। बात यह है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस ये दोनों अपने इकोनॉमी के बड़े पिलर्स हैं, लेकिन हर स्कूल का बच्चा भी बैंकिंग जानता है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत दूर की बात है, री इंश्योरेंस तो और भी दूर है। तो जब नॉर्मल पब्लिक को, एनी इंडिविजुअल या एंटाइटी कंपनी को जब बीमा चाहिए, जब हमको उनको रिस्क अपनी ट्रांसफ़र करनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी पूरी रिस्क अपने बैलेंस शीट पे नहीं रख सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा ये रिस्क ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, जबकि वो प्रोफेशनल री इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांसफ़र करती है, तो उसे री इंश्योरेंस कहता है। तो फ़र्क यही है, इंश्योरेंस इंडिविजुअल टू इंश्योरेंस कंपनी है, ये B2C बिजनेस है। और जब इंश्योरेंस कंपनी एक प्रोफेशनल री इंश्योरेंस से एक रिस्क बाय करता है, प्रोटेक्शन बाय करता है, उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। वो B2B बिजनेस बन जाता है। बिजनेस टू बिजनेस दो कंपनी बात करती है, जबकि पहले इंश्योरेंस में एक इंडिविजुअल और कंपनी आपस में बात बिल्कुल। तो री इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। इसमें जो नॉर्मल लोग हैं, आम ग्राहक है, उनका कोई नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जब आप कोई इंश्योरेंस कंपनी से आपका बीमा लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी बैक एंड में और कहां से प्रोटेक्शन लिया है। ये तो आप इट इज बिटवीन द टू कंपनीज, और इससे कोई मतलब भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या मेरा प्रीमियम है, जो मैं प्रीमियम भरता हूँ लाइफ इंश्योरेंस का, मोटर इंश्योरेंस का, वो मेरी जो कंपनी है उसके री इंश्योरेंस से प्रभावित होती है? बड़ी बड़ी रिस्क जब है, जो हम कहते हैं री इंश्योरेंस ड्रिवन रिस्क जो कहा जाता है, वहां पे प्रभावित होती है। क्योंकि थोड़े बहुत जब एकदम टेक्निकली वेरी कॉम्प्लेक्स रिस्क जब रहती है, तब री इंश्योरेंस अपनी दाम या रेट कोट करता है, तो ये इन्फ्लुएंस आ जाता है। बट अपनी जो नॉर्मल रिस्क है, जैसे मोटर, हेल्थ, वहाँ जो कंपनी अपने खुद के बैलेंस शीट पे रखती है, इतनी री इंश्योरेंस डिपेंडेंट रिस्क नहीं है। वहाँ पे री इंश्योरेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है प्राइसिंग पे या किसी पे भी। बिल्कुल। और भारत के री इंश्योरेंस की बात करें मैडम, तो ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी कंपनियां हैं, और कैसे पिछले सालों में, क्योंकि आप तो जीआईसी रे के अंदर 30-35 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा, तो कैसे ये बदलता गया? तो एक ये पहला जानना ज़रूरी है कि री इंश्योरेंस ये अनअवॉइडेबल है। इंश्योरेंस कंपनी हर कितनी भी छोटी हो बड़ी हो, उसको री इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। दूसरा एक पॉइंट समझना है, री इंश्योरेंस एक ग्लोबल फिनोमिना है। भले आप इंडिया में बिजनेस करो, आपकी रिस्क ग्लोबली स्प्रेड हो जाती है। इट इज़ समथिंग दैट हैपेंस एट द बैक एंड, जो आपको पता भी नहीं चलेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जब रिस्क ट्रांसफ़र होती है वह कंपनी में इंडिया में ही होनी ज़रूरी है। अगर आप इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट की बात करो, तो आज के दिन में दो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जीआईसी री और वैल्यूएटिक्स। एक FRBs है, फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेज, फॉरेन कंपनीज ने यहाँ पे ब्रांच अपना सेटअप किया है। लेकिन जब कंपनी री इंश्योरेंस करती है, ये इनके अलावा बाहर भी चली जाती है, जो हम अपने पार्लेंस में CBR कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस। और ये पूरी बैक एंड पे एक बिजनेस होते ही रहता है। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, स्प्रेड ऑफ रिस्क। क्योंकि आप जैसे ले लो, एक बड़ा कैट आ गया, जैसे मुंबई फ्लड्स 2005, 100+ री इंश्योरेंस कंपनीज वुड हैव पेड देयर लॉसेस। इतनी बड़ी रिस्क, आपका अहमदाबाद लॉस की एक एग्जांपल ले लो, 4000 करोड़, एक सिंगल कंपनी ये लॉस नहीं बेयर कर सकती है। तो ये अगर इंडियन री इंश्योरेंस की बात करो, छोटी सी है। अबाउट 50% ऑफ दैट री इंश्योरेंस बिजनेस गोज टू जीआईसी, अराउंड 50% विद FRBs, बाकी का बाहर चला जाता है CBR के फॉर्म में। ओके। आपने कहा अहमदाबाद लॉस की, तो आप बात कर रही थी जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था जून के महीने में, वही तो वहां पर 4000 करोड़ रुपए तक का क्लेम के तौर पे भुगतान किया गया। तो वो किस तरह से उसका जो क्लेम है वो बटा होगा?
आपको पता भी नहीं चलेगा, वी कॉल इट हिडन एक्सपोजर्स। जो आप जैसे एयर इंडिया ने न्यू इंडिया से कवर बाय किया, टाटा AIG से बाय किया था, तो ये आपके फ्रंट एंड में ये कंपनीज के नाम दिखती है, लेकिन बैक एंड में न्यू इंडिया ने GIC को दिया रहेगा और री इंश्योरेंस को दिया रहेगा, टाटा AIG ने अपने री इंश्योरेंस को रिस्क वो और फर्दर लेकिन उसको रेट्रो री इंश्योरेंस कहते हैं। GIC भी ये रिस्क अपने बैलेंस शीट पे नहीं रखती है, वो दोबारा जाके री इंश्योरेंस बाय करती है, जिसको रेट्रो री इंश्योरेंस कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इतनी जब बड़ी रिस्क रहती है, आप अगर एक एक पार्टिसिपेशन लेवल पे अगर उसको ड्रिल डाउन करो तो आपको पता चलेगा कंपनीज 0.5, 0.3, 0.2, 1% इतना शेयर लेते हैं। तो आप उसको देख लो, जबकि 100+ री इंश्योरर्स वुड हैव अल्टीमेटली पेड द क्लेम। बिल्कुल, तो 4000 करोड़ का जो भुगतान किया गया वो कई सारी चेन्स में था, और किसी ने 1 करोड़, किसी ने 50 लाख, किसी ने 2 करोड़ वो किया जाएगा। मतलब एक तरह से जो अपना भार है वो डिवाइड कर दिया जाता है, वही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और वो स्प्रेड ऑफ रिस्क ये जरूरी है री इंश्योरेंस मार्केट में। बिल्कुल। एक और हमेशा ये सुनने में आता है कि 1 जनवरी से री इंश्योरेंस की रेट बदल रही है, कभी 1 जुलाई से बदल रही है, तो वो आप हमारे दर्शकों को बता पाए कौन सी रेट्स हैं जो 1 जनवरी से बदलती है, कौन सी जुलाई से बदलती है? ये अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया फॉलोज अप्रैल मार्च फाइनेंशियल ईयर, जबकि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट फॉलोज द जैन दिसंबर ईयर। तो जबकि आने वाले ईयर के लिए एक स्ट्रैटेजी बनी जाती है अमंग्स द री इंश्योरर्स, एक अपने मोंटे कार्लो बोलो या बार्डन, यहाँ पे उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे एक टोन सेट किया जाता है कि आने वाले साल का क्या रेट होने वाला है, क्या स्टैंड लेने वाली है कंपनीज। ये किस पे डिपेंडेंट रहता है कि वो पहले वाले जो साल बीत गया वहाँ पे कितने बड़े लॉसेस आए। दैट लॉस एंड देयर बैलेंस शीट स्टेटस डिक्टेट्स कि आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो सिंस ग्लोबल मार्केट रिन्यूज इन जैन, ज़्यादा तक दिसंबर जैन ये टाइम को एक स्ट्रैटेजी तय की जाती है कि आगे जाके री इंश्योरेंस मार्केट में क्या होने वाला है। बट इंडियन मार्केट कम्स अप फॉर रिन्यूअल इन अप्रैल, तो आपको एक 3 मंथ और बफर मिलता है। तो वो बफर आपके फायदे में भी रह सकता है, नफा में, बिकॉज डिपेंड्स कि अगर जैन मार्च में एक बड़ा कोई लॉस आ गया तो आपके रोड्स और भी चेंज हो जाएंगे, नहीं तो जनरली जो टोन जैन में फिक्स हो जाती है वो ही अपने इंडियन मार्केट को अप्लाई हो जाती है अराउंड दैट सेम। हाँ, तो जनवरी से ही वो फॉलो किया जाता है। देयर आर सम मार्केट्स व्हिच कम अप फॉर रिन्यूअल लेटर इन अक्टूबर दिसंबर। तो वो क्या रहता है ना, वो साल कैसे बीत रहा है, अगर एट पार जैसे एक्सपेक्टेड बीत रहा है तो उनका भी रेट सिमिलर आएगा। अगर वो रेट ईयर खराब निकला, जैसे अमेरिका में कोई टाइफून, साइक्लोन्स देखिए, दिस अ ग्लोबल फिनोमेना, री इंश्योरेंस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, ये तो मान के ही चलना है। तो वी नॉर्मली से कि इफ अमेरिका कैचेस अ कोल्ड वी स्नीज हियर, वैसी बात है, यू कांट हेल्प इट। तो वो इम्पैक्ट आ जाएगा अक्टूबर रिन्यूअल्स में, जुलाई रिन्यूअल्स में। If nothing majorly has happened, the rates remain at almost static through the year. ओके। और जी इंश्योरेंस मार्केट में आपने कहा कि हेल्थ और मोटर वगैरह तो छोटे बिजनेस होते हैं, बड़े जो होता है वो प्रॉपर्टी हो गया, एविएशन हो गया, तो किस पर ज़्यादा फोकस रहता है कंपनियों को, और वहाँ पर दिखता है कि यार यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ये सेगमेंट री इंश्योरेंस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है? देख, हर कंपनी की एक अपनी नेटवर्थ रहती है, उतनी कैपिटल है, और अपने जो IRDA रेगुलेटर्स है एक सॉल्वेंसी मार्जिन की नॉर्म डालता है। तो आप उसी इतनी ही लायबिलिटी उठा सकते हो जितनी आपके पास एसेट है। योर एसेट इज योर नेटवर्थ, योर कैपिटल, योर रिजर्व्स। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये बड़ी रिस्क अपने जेब पे भी, अपने बैलेंस शीट पे ले सकती है, नहीं तो थोड़ा बहुत री इंश्योरेंस सपोर्ट। छोटी कंपनीज हेवीली री इंश्योरेंस डिपेंडेंट रहती है। तो आप जब बता रहे हैं कि छोटी कंपनी ज़्यादा तक मोटर, हेल्थ, इस पे फोकस करती है, छोटे मोटे स्मॉल प्रॉपर्टी रिस्क, स्मॉल एंड मीडियम साइज रिस्क पे फोकस करती है, क्योंकि इतना री इंश्योरेंस पे डिपेंडेंसी वो नहीं रख सकती। जबकि ये बड़ी कंपनीज हैं, वो दे राइट द बिग साइज रिस्क, जहाँ पे उनके पास क्या होता है, सालों न्यू इंडिया की आज नेटवर्थ क्या 20,000 करोड़ के ऊपर है, तो वो बड़ी रिस्क ले सकती है, जबकि थोड़ा बहुत RI सपोर्ट के साथ। So it depends on your size, your appetite, your board आपका बोर्ड का क्या नॉर्म्स है, उस हिसाब से वो कंपनी वो लाइन ऑफ बिजनेस लिखेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है, स्टेबल होना चाहती है, तो इट इज नेसेसरी दैट वो सभी लाइनें लिखी, ताकि वो एक स्टेबिलिटी आती है और रिस्क स्प्रेड हो जाती है। जबकि आपने प्रॉपर्टी ने लॉस दिया, मोटर फायदा देगी, मोटर ने लॉस दिया तो हेल्थ प्रॉफिट, तो वो बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में मैम आपसे पूछूंगा, क्योंकि GIC के साथ आप काफी लंबे अरसे से थी, दो चीजें हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारे दर्शकों के भी सवाल रहते हैं। एक तो रहता है कि
ऑब्लिगेटरी सेशन जो है वो जीआईसी से जुड़ा हुआ है और एक राइट ऑफ रिफ्यूजल है वो भी जीआईसी से जुड़ा हुआ है। तो ये दो चीजें आप हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद हम इस शो की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ, मैं 35 इयर्स जीआईसी के साथ स्पेंड किया है, तो मेरा थोड़ा बायस रहेगा ओपिनियन, बट आई विल गिव यू अ बैलेंस्ड व्यू। मेरे को केवल नहीं, आई टेल यू बोथ होता क्या क्या होता है, है। एक हर कंट्री को अपना नेशनल रीइंश्योरेंस, ये जो स्टेटस है उसकी बहुत जरूरी रहती है। वो क्या रहता है, लाइक फॉरेन रीइंश्योरर्स दे कम एंड दे गो। जब भी आपके सब सही चल रहा है, दे ट्राई एंड कम इन, दे मेक देयर प्रॉफिट्स, मनी, दे वॉक अवे। बट आपको एक ऐसी कंपनी की जरूरत है हर सरकार को कि जो उनसे हमेशा जुड़ी रहेगी, जबकि फायदा है, नफा, जो भी कुछ है, इन एडवर्स सिचुएशन भी आपसे जुड़ी होना जरूरी है। वो तभी होगा जब आप वो कंपनी को थोड़ा बहुत फैसिलिटी दे दो, थोड़ा बेनिफिट दे दो। तो अगर आप एकदम आप क्या बोलते हैं, आइडियल सिनेरियो देखो तो ये नहीं होना चाहिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हर कंपटीशन से अपना अपना रेट स्टेबलाइज होना चाहिए। लेकिन सरकार के व्यू से देखो तो उनको एक अपनी कंपनी होनी जरूरी है। जबकि आप टेक एन एग्जांपल, जब यूक्रेन वॉर हो गया, द वॉर रिस्क डिक्लेयर हो जाती है, फॉरेन रीइंश्योरर्स वॉक अवे। टेररिज्म हो गया, WTC अटैक हो गया, दे वॉकड अवे। हु सपोर्टेड? इंडियन मार्केट को किसने सपोर्ट किया उस वक्त? जीआईसी ने किया। वो क्यों कर सकता है जबकि आपके पास ऐसे अधिकार है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, ऑब्लिगेटरी, आपका बेस बड़ा है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तब आप एडवर्स सिचुएशन में भी मार्केट को सपोर्ट कर सकते हो, उनके पीछे खड़ा रह सकते हो। तो आइडियल सिनेरियो में ये नहीं होना चाहिए, बट जब तक आपकी मार्केट मैच्योर्ड नहीं है तो ये थोड़ा बहुत और थोड़ी दिन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका जी आज हमारे शो में शामिल होने के लिए और तमाम बातें रीइंश्योरेंस से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो शो को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हम आपको एक इंश्योरेंस बेसिक क्या आप जानते हैं बताएंगे कि भारत में रेगुलेटर घरेलू रीइंश्योरर्स को, खासकर जीआईसी रे को एक खास प्राथमिकता का अधिकार देता है, जिसे कहते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, यानी ROFR। इसका मतलब क्या है? किसी भी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को अपना री इंश्योरेंस बिजनेस किसी विदेशी री इंश्योरर को देने से पहले उन्हीं शर्तों पर जीआईसी और अन्य योग्य भारतीय री इंश्योरर्स को ऑफर करना होता है। अगर जीआईसी री इन शर्तों को स्वीकार कर ले तो बिजनेस देश के भीतर ही रहता है। अगर जीआईसी री मना कर दे तो कंपनी विदेशी री इंश्योरर के पास जा सकती है। ROFR क्यों है? क्योंकि भारत की डोमेस्टिक रीइंश्योरेंस क्षमता को, कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए, प्रीमियम का पैसा देश में ही बनाए रखने के लिए और भारतीय रीइंश्योरर्स को भारतीय जोखिम का फेयर एक्सेस देने के लिए ये किया जाता है। तो यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। ये है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।